मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है काली आत्मा एपिसोड नंबर 14। सलोना को बहुत सी बातों से इख्तलाफ था। उसने आदमखोरी तर्क कर दी थी और वो पहली शख्सियत थी जो उस आदमखोर कबीले में अपना अलग मकाम रखती थी। बहरहाल दूसरे दिन उसकी मुलाकात एहसान से हुई। एहसान ने उसे देखते ही कहा, क्या बात है सलोना, तुम मुझे बहुत उदास उदास सी लग रही हो। नहीं एहसान, कोई ख़ास बात नहीं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। असल में कई दिन से मैं ये बात सोच रहा हूँ कि अपने वालिदैन से अपनी मोहब्बत के बारे में कह दूँ। उन्हें बता दूँ कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सलोना, अब तो मैं तुमसे खुलकर एक बात कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सलोना ने निगाहें उठाकर उसे देखा और बोली, मुझ में कोई कमी पाते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मर्ज़ी मालूम करना ज़रूरी है। तुम इस बात का यकीन नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? सलोना ने कहा, दो मोहब्बत करने वालों को यकजा करने के लिए शादी की ज़रूरत होती है, तो भला मैं इससे इनकार क्यों करूँगी? शुक्रिया सलोना, क्या तुम्हारा बाप इसके लिए तैयार हो जाएगा? तुम्हारे यहाँ क्या होता है? सलोना ने कहा और फिर एकदम से चौंक पड़ी। उसने गौर से एहसान के चेहरे को देखा, लेकिन एहसान के चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जिससे ये अंदाज़ा होता कि उसे सलोना की बात पर हैरत होती है। उसने कहा, हमारे यहाँ से तुम्हारी क्या मुराद है? नहीं, मेरा मतलब ये है कि क्या तुम्हारे डैडी इस शादी से इनकार करेंगे? सलोना, ये एक मुश्किल मरहला है। तुम एक मासूम लड़की हो, एक सादा से माँ बाप की बेटी, दुनिया के मकरूह फ़रेब से नावाकिफ़। तुम्हें सही तौर पर अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, एक चीज़ होती है मुआशरा, समाज। ये ऐसे लोगों पर मुश्तमिल अफराद होते हैं जिन्हें दूसरे के मामलों में टांग अड़ाने की बड़ी आदत होती है। तरह तरह की बातें करते हैं वो। दूसरों के मामले में टांग उड़ाना उनका महबूब मशगला होता है। लेकिन खैर, मैं निपट लूँगा इन सारी बातों से। मेरा बाप तुम्हारे यहाँ मुलाजमत करता है, वो भला क्यों इनकार करेगा? ठीक है, बस मैं तुमसे यही मालूम करना चाहता था। उसी शाम एहसान ने अपनी बहन से कहा, शमाइला, कैसा लगता है तुम्हें इस हवेली में? बड़ी पुरअसरार ज़िंदगी है यहाँ की, लेकिन हम लोग जिन फ़िज़ाओं से आए हैं उन फ़िज़ाओं में तो ऐसा जहर घुला हुआ था कि हर लम्हा दिल को एक नफ़रत का एहसास होता था। वो लोग गलाज़तों से भरपूर, अपने इक़्तिदार से खुद नफ़रत में डूबे हुए, मुझे यकीन करो कभी पसंद नहीं आए। लेकिन हम अपने वालिदैन की मर्ज़ी के पाबंद होते हैं। भला हम उस वक़्त कैसे वहाँ से बगावत या नफ़रत का इज़हार करते जब तक डैडी की ख्वाहिश उसमें शामिल ना होती? ठीक कहती हो। खैर, बहरहाल तुम यहाँ आकर नाखुश तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बस ज़रा तन्हाई सी लगती है। दोस्तियाँ नहीं हो सकीं, और वो भी इस वजह से कि कुर्बो जवार में कोई शनासाई नहीं है। रफ्ता रफ्ता ये मुश्किल भी दूर हो जाएगी, बल्कि उसका एक बहुत ही आसान ज़रिया है। लेकिन क्या किया जाए? बहुत सी बहनें अपने भाइयों के बारे में कुछ सोचती ही नहीं हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। भाई, अब तो यहाँ आने के बाद यहाँ की क्लासिकल कहानियाँ भी हमारे इल्म में आती जा रही हैं। मसलन घरेलू रिश्ते, इश्क व मोहब्बत और ऐसे ही दूसरे मामलात। बहनें भाइयों के लिए चांद सी भाभी लाने पर गौर करती हैं, बल्कि पीछे पड़ जाती हैं कि भैया जल्दी से हमारे लिए भाभी ला दो। अब क्या किया जाए इस बात को कि हमारी बहन ने कभी हमसे ये कहा भी नहीं। शमाइला हंस पड़ी और कहूँगी तो जैसे आप मेरी बात मान ही लेंगे। अरे भाई, एक ही बहन है, कभी टाली है उसकी बात? सच भैया, अगर ऐसी बात है तो कोताही तो वाकई मुझसे हुई है। मुझे इस सिलसिले में कहना भी चाहिए था और सोचना भी चाहिए था। खैर चलो, कोई बात नहीं। अच्छे भाई हर तरह अपनी बहनों की कदर ही करते हैं। आपने खुद इस सिलसिले में मुझे मेरा मकसद याद दिला दिया, तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि इतना प्यारा भाई मिला है। अब जल्दी से ये भी बता दो प्यारे भैया जी कि चक्कर क्या है? क्या गोया हमारे खलूस की ये कीमत है? क्या बस चक्कर तलाश कर रही हो हमारी बातों में?
जनाब अली चक्कर तो है ना कोई, वरना इससे पहले भैया जी को कभी चांद सी भाभी याद क्यों नहीं आई। कमाल करती हो, भला क्या चक्कर हो सकता है, एहसान ने बौखलाते हुए कहा। बता दो भैया बता दो, फ़ायदे में रहोगे, मगर बाद में अफसोस ही करते रहोगे कि हाय अपनी इतनी अच्छी बहन को क्यों ना शरीक राज बना लिया। अरे बाप रे बाप, ये आप इतनी चालाक कहाँ से हो गई मोहतरमा। हम तो आपको कि बिल्कुल सीधी सादी बच्ची समझा करते थे, ना समझी है आपकी, हमारा क्या कसूर, शमाइला ने शरारत से कहा। हाँ बाबा ठीक है, वाकई हम ना समझ हैं, अब बातों में उड़ाने की कोशिश मत कीजिए। जिस सिलसिले में इस कहानी का आगाज़ किया है अब उसकी आगे की ज़रा तफसीर भी बता दीजिए, वरना हमारा कसूर नहीं होगा। बताता हूँ। जी अरशाद। क्या बताऊँ, शर्म भी तो कोई चीज़ होती है। हाँ होती तो है, अब आप देख लीजिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा शर्म हया बहुत ज़्यादा नुकसानदा भी साबित हो जाती है। वाकई ये बात तो है भाई। देखो वो जो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क का कोई दीन ईमान नहीं होता। कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं गलत बोल गया हूँ। असल में प्रैक्टिस नहीं है ना ऐसी बातें करने की। तो फिर एक मशवरा दूँ आपको भैया। हाँ बिल्कुल, सादा ज़ुबान में असल मकसद बता दीजिए ना, बिला वजह परेशानी में पड़ रहे हैं। भाई हमें मोहब्बत हो गई है एक लड़की से, ये हुई ना बात। शमाइला ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोली, कौन है, कहाँ है, कैसी है, और शमाइला से पूछे बगैर आपको उससे मोहब्बत कैसे हुई। एहसान ने हैरत से कहा, क्या मोहब्बत के लिए भी पूछा जाता है किसी से? अब ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें भी इस मसले में ज़रा कोरे हैं। शमाइला वाकई वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर बहुत गरीब लड़की है वो बेचारी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो गरीब है तो हम भी तो गरीब नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा तुम्हारा भला करे। बड़ी अच्छी बात कही तुमने, मैं भी तो ये सोचता हूँ ना, मगर वो है कहाँ। आप क्यों मेरे तजस्सुस को भड़का रहे हैं? जल्दी बता दीजिए मुझे उसके बारे में। यहीं इस सफ़ेद हवेली में। क्या सफ़ेद हवेली में? अरे बाबा, सफ़ेद हवेली में तो हमारे अलावा भी कोई है। जी हाँ है, जिस पर अभी तक तुमने तवज्जो नहीं दी। वाकई मुझे हैरानी हो रही है, बल्कि शदीद हैरानी। अब बताइए जल्दी से मुझे कौन है वो? उसका नाम सलोना है। सलोना? हाँ सलोना। आप मुझे बहुत हैरान कर रहे हैं भाईजान, और तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। अब गरीबों की तरफ से ऐसी भी निगाहें चुराना अच्छी बात तो नहीं। अरे बाप रे बाप, समझ गई, वो हमारे माली बाबा की बेटी। देखा है कभी तुमने उसे? आप यकीन करें भैया, मुझे तो वो कोई पुर इसरार रूह मालूम होती है। छलावे की तरह इधर से आई उधर गायब हो गई, कभी एक जगह टिक कर मिली नहीं मुझे। बल्कि तुम यकीन नहीं करोगे कि कई बार मैंने सोचा किसी वक्त उसे किसी ऐसी जगह पकड़ूं जहां वो मुझे मिल जाए। नज़र ही नहीं आ रही थी, मगर भैया आपसे उसकी मुलाकात होती है। हाँ होती है। कमाल है, ये हमारे भैया जान तो बड़े चालाक निकले। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यूरोप की फ़िज़ाओं में मौलवी बना हुआ ये आदमी अचानक ही अपने वतन में आने के बाद इश्क व मोहब्बत शुरू कर देगा। वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक गरीब माली की बेटी है। अब तुम मुझे बताओ, क्या हम उसे हासिल कर सकते हैं? अबू से बात करेंगे आप सीधे? मैं डैडी से बहुत डरता हूँ, ख़ास तौर से ऐसे किसी मसले में बात करने से। नहीं, हमारे डैडी बहुत अच्छे हैं। तुम एक दफ़ा उनसे बात करके देखो, कोई गड़बड़ होती है बीच में तो फिर हम जो हैं बस समझ लेंगे कि जान की बाजी लगा देंगे अपने भैया के लिए। हाँ इसका तो खैर मुझे पूरा यकीन है। तो फिर बस यूँ समझ लीजिए कि आज ही से इस सिलसिले में बात शुरू हो जाएगी। खाने की मेज़ पर शमाइला बड़ी संजीदा थी। एहसान बार बार उसकी सूरत देखने लगता और सोचता था कि अब देखो क्या होता है इस सिलसिले में। बहरहाल खाने से फरागत हो गई। शमाइला ने कहा, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। राव अदरीस और उनकी बीवी चौंक कर शमाइला को देखने लगे। शमाइला मुकम्मल तौर पर संजीदा थी। क्या बात है बेटे, कोई ख़ास बात है? जी बहुत ख़ास, एक रवायत टूट रही है। वाह, तो तुम मत टूटने दो ना भाई। कैसी रवायत है? कितने दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए, अब हम अपने प्यारे वतन में रहेंगे, हमें यहाँ के सारे अफराद अपनाने होंगे। आप लोगों ने कभी मेरे भाई की शादी के बारे में नहीं सोचा? एहसान अपनी जगह से उठने लगा तो शमाइला ने कहा, बैठ जाइए एहसान भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? बैठिए, आप तो सचमुच शर्मा गए हैं।
खुद मैं भी इसके बारे में गौर कर रहा था कि यहाँ आने के बाद हमने कोई एक्टिविटीज़ नहीं की, तो कर डालिए ना डैडी जल्दी से। भाई बस पर अपने बस की बात तो नहीं होती। ये एक बड़ा बाकायदा प्रोसेस है। रिश्ते तलाश किए जाते हैं, लोग देखे जाते हैं, और फिर यहाँ तो ये सुना गया है कि बाकायदा इस सिलसिले में जूते घिसे जाते हैं, लड़की वालों के यहाँ चक्कर लगाए जाते हैं, तब कहीं जाकर ये बैल मुंडे चढ़ती है। और अगर शमाइला जैसी बेटी हो तो फिर ना तो माँ बाप के जूते घिसते हैं और ना ही बैल को मुंडे चढ़ने में कोई दिक्कत होती है। अच्छा बताओ, तुम इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकती हो? एक अदद खूबसूरत सी, बल्कि किसी के अल्फाज में चांद सी बहू आपको पेश की जा सकती है। पेश की जाए, कहाँ है वो? नाक के नीचे, शमाइला ने कहा। लेकिन तुम्हारी नाक के नीचे तो मूछें भी नहीं हैं, लड़की है, शमाइला शरारत से बोली। अच्छा अब शरारतें छोड़ो, ये बताओ मजाक चल रहा है या संजीदा हो? राव अदरीस की बेगम ने कहा। नहीं मम्मा, बिल्कुल संजीदा हूँ। आप यकीन करें, ना सिर्फ मैं संजीदा हूँ बल्कि एहसान भाई भी संजीदा हैं। एहसान ने बुखलाकर माँ बाप को देखा, फिर उठने की कोशिश की तो शमाइला घुराकर बोली, मैं कहती हूँ बैठ जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। एहसान बेचारा फिर बैठ गया। माँ बाप दिलचस्पी से शमाइला और एहसान को देख रहे थे। शमाइला ने फिर कहा, डैडी आपने कभी माली बाबा की बेटी सलूना को देखा है? माली बाबा की बेटी, ये जो अपने माली बाबा हैं? भाई बिल्कुल नहीं देखा। सुना तो है कि उनकी एक बेटी है और वो उनके साथ ही रहती है, लेकिन वो कभी सामने ही नहीं आई। आप ऐसा करें कि एक निगाह देख लें उसे। अच्छा एक बात बताइए, अगर लड़की आपको पसंद आ जाए तो आप एहसान भैया की शादी उससे कर देंगे? भाई हमारी पसंद एक अलग बात है और एहसान की पसंद एक अलग बात। आप जानते हैं कि भैया का खमीर मशरक़ से उठा है और वो मशरक़ के एक शर्मीले बेटी हैं। आपसे कभी अपनी पसंद का इजहार नहीं करेंगे। खैर ये तो अच्छी बात है और मुझे उस पर खुशी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर लड़की तो हरफों की बनी होती है। बिला वजह ही उसने एहसान के लिए माली बाबा की बेटी का नाम तो नहीं ले दिया होगा। कुछ ना कुछ होगा और उसके पसे मंज़र में आपको भी बस क्या कहा जाए, पता नहीं आपने अपनी शादी कैसे कर ली। हमने की थी, ज़रा हमारी आंखों में आंखें डालकर बताइए, हमने की थी अपनी शादी। आप तो बस ना शर्म है ना हया, उनकी बेगम ने कहा। हकीकत ये थी कि राव और उसकी बेगम ने यह शादी खुद की थी और अपनी पसंद से खूब हंगामा आराई करके, माँ बाप को मजबूर करके। बहरहाल ये कह के बरसते रहे। फिर शमाइला ने संजीदगी से कहा, अब प्लीज़ थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाइए। डैडी ये बताइए कि अगर गरीब माली की बेटी आपको पसंद आ जाए तो उसकी गुर्बत की वजह से आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे? हरगिज़ नहीं। बुनियादी वजह यह है कि लोग समाज और माशरे की बात करते हैं, मैं ज़रा उससे मुख्तलिफ अंदाज में सोच रखता हूँ। इंसान तो हर हाल में इंसान ही होता है, चाहे उसका कोई बैंक बैलेंस हो या ना हो। नोट इंसान नहीं बनाते, इंसान अपनी आदमियों से बनता है। अगर वो बच्ची मेरे बेटे को पसंद है, वो खुद हमारे इस घर में आना पसंद करे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। जिंदाबाद। अगलूस उस वक़्त एक क्यारी पर काम कर रहा था जब राव और मिस राव खुद उसके पास पहुँचे। हुक्म मालिक, कोई काम है मुझसे? आपने मुझे बुला लिया होता। काम तो बहुत बड़ा है तुमसे और इसलिए हम तुम्हें नहीं बुला सकते थे, बल्कि हमें खुद ही अपने काम से तुम्हारे पास आना था। आपका गुलाम हूँ मालिक, आपका आना ज़रूरी नहीं था। कोई भी काम हो आप मुझे बुला सकते हैं। नहीं ओगलूस, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे मिलना ही था। और ओगलूस, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कर दूं। क्या तुम ये पसंद करोगे? ओगलूस ने संजीदगी से राव और मिस राव को देखा और बोला, हम तो आपके नौकर हैं मालिक, और अगर मैं तुम्हें अपना दोस्त, अपना साथी बनाना चाहूँ तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। ओगलूस ने सादगी से कहा, तो फिर अपने घर में इस मामले में मालूमात हासिल करो। मुझे तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी करके दिली खुशी होगी, लेकिन होगा सब तुम्हारी पसंद और मर्ज़ी से। ये काम ऐसे होते हैं कि उनके फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से नहीं किए जाते। मैं तुमसे कल इसी जगह जवाब तलब करूँगा। ओगलूस हैरान सा अपने घर पहुँचा था। अपनी बीवी से उसने कहा, फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे कबीले में भी जोड़े बनते थे और दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया जाता था।
शादियां की जाती थी। यहाँ भी यही सब कुछ हो रहा है। कोठी का मालिक अपने बेटे से हमारी बेटी सलोना को मंसूब करना चाहता है, तुम क्या चाहती हो? हमें ये सब कुछ करना तो होगा। जब हम इसी मुआशरे में जी रहे हैं तो क्या हर्ज है? अगर ऐसा हो जाए, वैसे मैं सलोना से पूछ लेती हूँ। माँ ने सलोना से पूछा तो सलोना ने कहा, हाँ, मैं एहसान से शादी करना चाहती हूँ। ये शादी बड़ी दिलचस्प थी। एहसान दूल्हा बना था। बिल्कुल खामोशी के साथ दोनों को एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया गया था और सलोना हिजरा अरूसी में पहुंच गई थी। वो एक नागन थी, लेकिन हुस्न में इस तरह बेमिसाल कि दुल्हन बनने के बाद आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। अलबत्ता उसने अपने शोहर के बारे में पूरी मोहब्बत और संजीदगी से सोचा। अपने जिस्म के सारे जहर को समेट कर तो उसने अलग जगह महफूज कर दिया और एहसान ने अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया। दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे। इंसान दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, किसी भी जगह से उसका ताल्लुक हो, उसकी अपनी फितरत यकसा होती है। अगलूस एक कबीले का विच डॉक्टर था। जड़ी बूटियों से इलाज करता था। छोटी मोटी जादूगरी की बातें भी उसे आती थी, लेकिन इलाका ऐसा था कि कदम कदम पर एक से एक जादूगर पाया जाता था। कबीले में जब हंगामा आराइयाँ होती तो उसके दो हिस्से हुआ करते थे, एक जादू टोने वाला, दूसरा जंगे वजदल वाला। जब जादू टोनों की जंग होती तो माहौल बहुत अजीब सा हो जाया करता और उसमें बड़ी खुद पड़ी हवा करती थी, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके से। और जब तलवार, कुल्हाड़ों और नेज़ों की जंग हुआ करती थी तो फैसले लम्हों में हो जाया करते थे। उनका कबीला तब तबाह हुआ तो गलूस ने दानिशमंदी से काम लेते हुए अपने अहले ख़ानदान के हमरा दरियाई रास्ते इख्तियार करके एक तवील सफ़र मुंतखब कर लिया और आखिर तकदीर ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। मकसद वही था, कोई ठिकाना, बच्चों की ज़िंदगी, और यही सब कुछ इंसान हमेशा से सोचता चला आया है। उसके बच्चे जवान हो चुके थे। वो जानता था कि जो कुछ वो उन्हें दे सकता है, उसके बाद बाकी ज़िंदगी उन्हें अपने तौर पर ही गुजारना है। चुनाचा उस पर उसने अपना कोई तसल्लुत कायम करने के बजाय उन सब को आज़ादी दे दी थी और वो सब अपनी अपनी राहों की तलाश में निकल खड़े हुए थे। सलोना कुछ ज़्यादा ही खुशकिस्मत थी। उसे बिल्कुल इंसानों के अंदाज में ज़िंदगी गुजारना पसंद आ गया था और अब उसके जीने का अंदाज बदल गया था। उधर दूसरी लड़कियां भी अपने अपने मुस्तकबल तलाश कर रही थी और गलूस ने उनके फ़ैसले उन्हीं पर छोड़ दिए थे और वह अपनी राहों के इंतखाब में थी। उधर लड़के थे। शोगन ने सबसे पहले अपनी मंजिल तलाश कर ली थी। असल मसला इंसानों के दरमियान रहकर इंसानों की फितरत से मुकम्मल वाकफियत का था, जो बहरहाल थोड़े अरसे में नहीं हो जाती। दुनिया में कोई ऐसा इल्म नहीं जो वक़्त से पहले तजर्बा दे। तजर्बे सिर्फ उम्र ही के देन होते हैं। माहौल से वाकफियत माहौल में रहकर ही होती है और गलूस ने अपने बच्चों को फितरी तौर पर नाग बना दिया था, तमाम तर खसूसियात के साथ, और इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता था। बाकी काम उन्हें खुद करने थे। शोगन ने इस सिलसिले में सबसे पहला तीर मारा था कि उसने धामू को अपने वजूद में उतार लिया था और धामू बहरहाल एक पूरी इसरार बैर था। शोगन को उससे खासा फ़ायदा हो रहा था। एक दिन उसने धामू से पूछा, धामू, ये बता कि इस दुनिया में रहने वाले इंसान बेहतरीन और खूबसूरत ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। धामू ने खुद उसे उसकी ज़ुबान में जवाब दिया, शातिर, ये लोग घर बनाकर रहते हैं। ये जो पत्थर, सीमेंट और मिट्टी के घर देख रहा है, इनमें से हर घर की एक कहानी है। बचपन से ये लोग माँ बाप के ज़ैर साया परवान चढ़ते हैं। जवान होते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। बूढ़े होते हैं तो अपनी बीवी और बच्चों के सहारे बकिया वक़्त गुजार कर आखिरकार ख़त्म हो जाते हैं। ज़रूरतों में दौलत बुनियादी चीज़ है और दौलत के असूल के लिए मुख्तलिफ ज़रिए। फ़र्ज़ करें कि मैं दौलत हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? मैं तुझे सब कुछ बता सकता हूँ शोगन। फिर दामू उसे रेस कोर्स ले गया। दौड़ते हुए घोड़े शोगन को बड़े दिलचस्प लगे थे। दामू ने उसके अंदर से कहा, ये थोड़ी सी रकम जो तेरी जेब में आ चुकी है, ले और घोड़ों पर जुआ खेल। वो कैसे खेला जाता है? क्या इनकी पीठ पर बैठकर जिस तरह ये लोग बैठे हुए हैं जो घोड़ों को दौड़ाते हैं? नहीं,
उधर जाकर घोड़ों पर नंबर लगा, मैं तुझे बताई देता हूँ। और फिर रेस में शोगन जीता था और उसने नोटों का पूरा थैला लेकर रेस कोर्स ऑफिस से वापस आना पड़ा था। एक होटल में क़याम किया था उसने, और उसके बाद धामू उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से दौलत हासिल करने के गुर बताता रहा। चुनाचा थोड़े ही अरसे के बाद शोगन एक दौलतमंद आदमी बन गया। उसने एक बहुत खूबसूरत मकान खरीदा। दामू उसे हर तरह से गाइड कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि शोगन एक अमीर आदमी की हैसियत से उस मकान में मुकीम हो गया। उसने दामू से कहा, अब मुझे क्या करना है? बेहतर है कि अब तू अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दे। एक इज्जतदार आदमी की हैसियत से तू यहाँ पहुँच गया है। आगे अपने आप पर भरोसा कर और मेरी बात सुन। मैं तुझे यहाँ तक तो ले आया हूँ, लेकिन तेरा दोस्त बनकर। उस वक्त तेरा सही साथी बनूंगा जब तू मुझे आज़ाद कर दे। तुझे आज़ाद करने का क्या तरीका होगा वो मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ बोल। सोच समझ कर मुझसे ये तरीका पूछना, और अगर खलूसे दिल से मुझे आज़ाद करने पर आमादा हो तो मेरी बात पर अमल करना। अगर तूने मेरी बात सुनने के बाद मुझे आज़ाद करने से इनकार किया तो मैं तेरे पेट में रहकर तेरे सारे वजूद में जहर फैला दूंगा और तू मर जाएगा। शोगन दिल ही दिल में हंस रहा था। उसने धामू को ये नहीं बताया कि दर हकीकत वो तो एक नाग है। जहर चाहे किसी भी तरह का हो, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहरहाल उसने खामोशी इख्तियार की थी। उधर दूसरा किरदार लारवा का था। लारवा दूसरा ज़हीन नौजवान था जो अभी अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर रास्ते तलाश कर रहा था। ओगास जो अगलूस का मंझला बेटा था, अभी दुनिया के तजर्बे ही कर रहा था। लेकिन लारवा की ज़िंदगी में खुद ब खुद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने उसे एक तवील कहानी से मुंसलिक कर दिया। अभी तक उसने अपने लिए कोई ऐसी जगह मुंतखब नहीं की थी जो मुस्तकिल होती। वैसे भी उनमें से हर शख्स अभी तक इस दुनिया को समझ रहा था। लारवा उस दिन शहर के हंगामी माहौल से किसी कदर तंग आकर वीरानों की तलाश में चल पड़ा था और लंबा सफ़र तय करके शहरी आबादी से बहुत दूर निकल आया। ज़हनी तौर पर सुकून का समंदर मुअज्जन था। ना आदम ना आदमजाद। कुर्बो जवार में पहाड़ी टेले बिखरे हुए थे। आसमान पर चांद खिला हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वो एक टेले की बुलंदी पर पहुंचकर बैठ गया। बाप ने उन्हें सांपों की फितरत बख्श दी थी और वो सब अंदरूनी तौर पर नाग थे। यही वजह थी कि मध्यम सी बीन की आवाज़ ने लार्वा के ज़हन पर ज़ोर की लहरें तारी कर दी। बीन की मध्यम आवाज़ बिल्कुल दूर से आ रही थी, लेकिन हवा की लहरें उसे अपने कंधों पर सफ़र करके सफ़र करा रही थी और लार्वा उस आवाज़ को सुनकर मस्त होता जा रहा था। बहुत देर तक बीन बजती रही और वो मस्ती में डूबा रहा, और फिर जैसे ही बीन की आवाज़ उभरी उसके ज़हन को एक शदीद झटका लगा और वो चौंक कर चारों तरफ आंखें फाड़ने लगा। अब उसने इंसान की हैसियत से सोचा कि बीन की ये आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है, और इस ख्याल के तहत उसकी आंखें चारों तरफ भटकने लगी और फिर उसे वो रोशनी नज़र आ गई जो काफ़ी फासले पर थी। गालबन आग का अलाव रोशन किया गया था। उनके शोले फिजा में बुलंद हो रहे थे और उन शोलों के साए में कुछ इंसानी बदन भी चलते फिरते नज़र आ रहे थे। लार्वा भला खौफज़दा कैसे होता? वो तो खुद एक आवारा रूह था, एक नाग जो इंसानी शक्ल में था, लेकिन ज़रूरत के वक़्त नाग बन सकता था। एक खौफनाक आदमखोर कबीले से उसका ताल्लुक़ था। बहरहाल ये सोचने लगा कि ज़रा पता तो चलाए कि आखिर ये क्या है। चुनाचा उसके कदम उस जानब उठ गए। एक इंसान की हैसियत से वो आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद उस जगह पहुंच गया जहां छोटे छोटे कटे फटे खैमे लगे हुए थे। गालबन कोई खाना बदोश घर वहाँ क़याम पजीर था और वह अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे। वो उन्हें देखता रहा। ज़िंदगी रवा दमा थी उनके दरमियान। खाना बदोश औरतें काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उनमें एक वहशत सी पाई जाती थी और वो वहशत काफ़ी दिलकश लग रही थी। मर्द, औरतें, बच्चे सब थे। फिर लार्वा ने उन खाना बदोशों में एक और औरत देखी। नौजवान लड़की थी। हुस्न जमाल का ऐसा दिल का शहकार कि आंखें उस पर जम कर रह जाएं, और उसे देखकर जहन में एक अजीब सा तस्वर उभरता था। लार्वा की निगाहें उस पर जम गईं।
उसने देखा कि उसकी चाल में एक अनोखा सा बांकपन है। यूं लगता था कि जैसे वो रोशनी का एक सतून हो। वो उन खाना बदोशों की बीवी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। फिर अचानक उसने एक ऐसे खूबसूरत नौजवान को देखा जो उनके करीब आकर रुक गया था। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ना जाने क्यों लार्वा के सीने में एक रकाबत का सा अंदाज पैदा हो गया। ये नौजवान अगर उस लड़की का शोहर या मंगेतर है तो उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। बहरहाल नौजवान उसे कुछ कह रहा था और फिर वो दोनों वहाँ से आगे चल पड़े और एक टेले की आड़ में पहुँच कर रुक गए। नौजवान ने लड़की से कहा, क्या बात है शमाना, कुछ नाराज सी लग रही हो मुझसे। तुम कोई अच्छे आदमी तो नहीं हो जीजू, क्या मतलब? जी आने का वक़्त है, इतनी देर में आए हो। तुम नहीं जानती समाना कि मुझे कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। छोड़ो इन बातों को, देखो मौसम कितना खूबसूरत है। बादल छाए हुए हैं, चांद निकलता है और छुप जाता है। यूँ लगता है कि जैसे चांद हमसे खेल रहा हो। आओ हम एक दूसरे से खेलें, नौजवान ने कहा और लड़की जिसे शमाना कहकर मुखातब किया था बेइख्तियार मुस्कुरा दी। फिर वो दोनों एक दूसरे से अटकेलियाँ करते रहे। लार्वा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने सोचा कि ज़रा सा अंदाज़ा लगाया जाए कि इन लोगों का तर्ज ज़िंदगी क्या है। किसी खास कबीले से तलक रखते हैं या फिर ऐसे ही जंगलों में भटकते रहते हैं। बहरहाल उसके बाद उसने बकिया वक़्त वहीं गुजारा। यहाँ तक कि रात गुजर गई, दूसरी सुबह आ गई। वो उन लोगों का तर्ज ज़िंदगी देखता रहा। वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए निकल खड़े हुए। उनमें से कुछ सूखी लकड़ियां चुनकर ला रहे थे ताकि उन पर खाना वगैरह पकाया जा सके। उनके साथ जानवर भी थे जिनका दूध वगैरह निकाल कर वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लार्वा उनकी ज़िंदगी का मुकम्मल तौर पर तज्जिया कर रहा था। जंगल के बेल बूटे, छोटे मोटे जानवर उनके खुराक बनते थे। लार्वा खासी दिलचस्पी से उन लोगों का जायज़ा लेता रहा, यहाँ तक कि दूसरी रात आ गई। चांद निकल आया और आज आसमान रोशन था। सितारे आसमान पर जड़े हुए थे और उनके बीचों बीच चांद बेहद हसीन लग रहा था। लार्वा माहौल की रंगीनियों से दिलचस्पी लेता रहा, लेकिन अचानक ही वो चौंक पड़ा। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और फिर उसने उधर निगाहें दौड़ाईं जहां एक सरसराहट का एहसास हुआ था। उसने देखा कि एक इंतहाई चौड़े फन का नाग कुंडली मारे खड़ा हुआ है और उसका फन फैला हुआ था और उसका चमकदार खूबसूरत बदन हल्की हल्की लहरें ले रहा था। उसकी नन्ही नन्ही खूबसूरत आंखें लार्वा पर गड़ी हुई थीं। लार्वा हैरत से उसे देखने लगा। वो उनमें से नहीं था, यानी अगलोस के बेटों में से कोई नहीं था। लार्वा अच्छी तरह अपने सारे बहनों और भाइयों को पहचानता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि नाग उसके सामने क्यों आकर खड़ा हो गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और उसका फन इस अंदाज में फैला हुआ था जैसे वो उस पर पूरी पूरी निगाह रखना चाहता हो। बड़ी देर हो गई। लार्वा की आंखें सांप की आंखों में गड़ी हुई थीं। कुछ देर के बाद सांप ने अपना फन सकोड़ा और फिर तेज़ रफ्तारी से एक जानब चल पड़ा, लेकिन लार्वा को उससे दिलचस्पी पैदा हो गई। वो खुद नागों में से एक था और नाग ही बना हुआ था। चुनाचा वो तेज़ रफ्तारी से वहाँ से आगे बढ़ा और सांप के पीछे चलता रहा, लेकिन सांप एक टैले की ओट में चला गया। जैसे ही लार्वा टैले की दूसरी जानब मुड़ा तो वह हैरान रह गया। दूसरी जानब शमाना थी जो हैरान सी खड़ी हुई थी। लार्वा उसे देखकर एक लम्हे में ठठक गया। शमाना की निगाहें उस पर जमी हुई थी। फिर वो कुछ कदम आगे बढ़ी और उसकी मतरन्नम आवाज़ उभरी, कौन हो तुम? हमारे कबीले के तो नहीं हो, अजनबी हो, कहाँ से चल कर आ रहे हो? बहुत से सवालात उसने एक साथ ही कर दिए थे। लार्वा उसकी आंखों में देख रहा था और ना जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे लड़की की आंखों में उसके लिए दिलचस्पी सी है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ कि तुम आसमान से उतरी हो या ज़मीन से निकली हो। इतनी हसीन हो कि इंसान को अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल हो जाए। लार्वा बगौर उसके चेहरे का जायज़ा ले रहा था। लड़की की आवाज़ उभरी, शमाना है मेरा नाम, और तुम कौन हो? लार्वा, इंसान हो? हाँ, इंसान ही कह लो। कोई साधु सनत हो, वो क्या होता है? मैं नहीं जानता। अरे तुम साधु सनत नहीं जानते? हाँ, नहीं जानता।
حیرت ہے، خیر تم جو کچھ بھی ہو مجھے یونان کے دیوتا معلوم ہوتے ہو۔ واہ، تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ اتنی خوبصورت لڑکی اگر مجھے یونان کا دیوتا کہہ رہی ہے تو یہ میرے لیے حیرانی کی بات ہو سکتی ہے۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو۔ نہیں، دیوتاؤں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، اور خاص طور پر مجھ جیسی معمولی عورت۔ تم اور معمولی عورت، تو پھر وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو تمہارے حسن کی تعریف کر سکیں۔ واہ، اتنی خوبصورت باتیں کرتی ہو تم کہ دل عجیب عجیب سا ہو جاتا ہے۔ شمانہ، تمہیں دیکھ کر میں اپنا سب کچھ بھول گیا ہوں۔ چلو مان لیتی ہوں تمہاری بات۔ اچھا یہ بتاؤ، کہاں رہتے ہو تم؟ یہاں کوئی جگہ ہے تمہارے رہنے کی یا کہیں سے چل کر آ رہے ہو؟ نہ سادھو ہوں، نہ سنت ہوں، نہ جوگی، لیکن یہ سمجھو کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بس بھٹکتا رہتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، بڑی خوبصورت جگہ لے کر چل رہی ہوں تمہیں۔ لاروا اس کے ساتھ چل پڑا۔ آگے ایک چھوٹا سا آبشار نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر اس آبشار کے پاس پہنچ گئی جہاں درخت اگے ہوئے تھے۔ یہ بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ آسمان سے اتری چاندنی میں لاروا شمانہ کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گیا۔ شمانہ نے کہا، تمہیں دیکھ کر تو اپنے آپ کو بھول جانے کو دل چاہتا ہے۔